नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मोदी जी रोए और वो मेरे से देखा नहीं गया, जो कि आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार के कानून मंत्री विनोद कुमार वो मांग कर रहे हैं कि पुजारियों को भी तनख्वाह दिया जाए, क्योंकि मौलवियों को दिया जा रहा है। ये बीजेपी जेडीयू के सरकार में ही हुआ, लेकिन अफसोस कि उस समय बीजेपी के जितने भी विधायक थे, जो कि जेडीयू से लगभग दोगुने हैं, सारे छुट्टी पर थे, जिसकी वजह से वो विरोध नहीं कर पाए। और उस दौरान उन्हें ऐसा नशा दे दिया गया कि अब वो नशे से बाहर निकले। उन्हें पुजारी भी याद आ गए कि मौलवियों को दिया जा रहा है, तो पुजारियों को भी दीजिए। अब इसमें मास्टर स्ट्रोक की बात करें, जिनके बारे में बात करना जरूरी है। हो सकता है कि आप इरिटेट होते हो, चूंकि ये सरकार के पीआर है, तो इनके बारे में बात करना जरूरी है, वरना ये लोगों के माइंड को स्पॉइल करता है। जब बात बिहार की आती है तो वहां नीतीश कुमार जिम्मेवार है। आगे मैं आपको बताऊंगा कहां कौन कैसे जिम्मेवार है। तो दूसरे हैं कानून मंत्री किरेन रिजिजू। जब शाहीन बाग का मामला आता है, हमारे हाथ माननीय कोर्ट द्वारा बंधे हुए हैं। किसान आंदोलन के समय यही होता है, जब बंगाल हिंसा होती है, उस समय जो ये संविधान है, मोटी सी रस्सी लेकर इन्हें बांध देता है कि आप संवैधानिक रूप से बंधे हुए, इसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकते। वही जब मामला कोर्ट में जाता है, तो वहां अपना प्रतिनिधि भी नहीं भेजते। बात जब SC/ST एक्ट की आती है, तो वहां उसी सुप्रीम कोर्ट का, जिसे ये बंधे होते हैं, उसका फैसला पलट देता है। मतलब जहां इनकी सहूलियत हो, उसके हिसाब से काम करते हैं। अब जो राजद्रोह का मामला है, उसके लिए रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट को चेताया है कि आप लक्ष्मण रेखा पार ना करें। हम भी आपका सम्मान करते हैं, आप भी हमारा सम्मान करें। तो जहां सरकार की नाकामी होती है, वहां कोर्ट जिम्मेवार होता है और मामला कोर्ट में लंबित होता है। लेकिन जहां सहूलियत हो, वहां उसके फैसले को पलट भी दिया जाता है। तो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, जिसके बारे में आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह की बातें होती है। अब अमित शाह ने एक बड़ा खुलासा किया कि एक मोर शीशे को मार रहा था, तो मोदी जी समझ गए। मोदी जी की ऑफिस में मीटिंग चल रही थी, एक मयूर आया और उसने कांच की दीवार पर जोर से अपनी चोंच मारना शुरू कर दिया। 2-3 मिनट तक ये प्रक्रिया चली। मोदी जी ने घंटी बजाई, किसी को बुलाया और कहा कि भाई इसका दाना आज नहीं डाला गया है, जरा चिंता करो, ये भूखा है। देश के प्रधानमंत्री को ये सोच, इतनी बड़ी मीटिंग में आना, ये बताता है कि कितने संवेदनशील व्यक्ति। मोदी जी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति, जिसको ऊपर वाले ने कितनी फुर्सत से बनाया। माफ कीजिएगा, सारे ब्रह्मांड को तो मोदी जी ने ही बनाया। मैं माफी चाहूंगा, ऊपर वाला बोल रहा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आंतरिक रूप से मोदी जी किसको मानते हैं। क्योंकि जफर सरेसवाला उन्हें मर्दे मुजाहिद बता चुके हैं, जिसका न खंडन मोदी जी ने किया और न ही किसी बीजेपी के प्रवक्ता ने किया। तो ये मोर के प्यास को, भूख को समझ लेते हैं, लेकिन रोज हिंदू मारे जा रहे हैं, उसको ये नहीं समझ पाते। क्या कीजिएगा, ये एक वैश्विक नेता है। अगर विश्व में कहीं भी अशांति हो, कुछ भी क्राइसिस आता है, वहां लोग मोदी जी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखना शुरू कर देते हैं। कोई आपदा हो, भूकंप हो, किसी और देश में आया हो और उसका प्रभाव भारत में ना हो, तो आप अक्सर सुनते हैं कि ये मोदी जी हैं जिनकी वजह से भारत बचा हुआ है। कई बार आपने सुना होगा कि देश विरोधी देश को निगलना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी चट्टान की तरह खड़े। अक्सर आप इस तरह की प्रतिक्रिया देखते होंगे, चूज योर लीडर वाइजली। अब जैसे भी श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है, तो आज भारत बचा हुआ है इसलिए कि मोदी जी है। कहीं बाढ़ भी आ जाए, भूकंप आ जाए और भारत में नहीं आ रहा, मोदी जी अपनी उंगली से भारत की धरती को रोके हुए, उनकी उंगली पर टिका हुआ। अगर उन्होंने उंगली की अपनी मूवमेंट की कि भारत पलट जाएगा। और मोदी जी एक ऐसे व्यक्तित्व रहे जो हर काल में भारत को बचाया है, चाहे वो मुगल काल हो, अंग्रेजों का दौर हो,
पुर्तगालियों का दौर, हर दौर में किसी न किसी रूप में आकर मोदी जी ने भारत की रक्षा की है, जैसे कि आज भारत की रक्षा कर रहे हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर मोदी जी नहीं होते तो ये भारत का भूभाग होता ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया होता। क्योंकि मोदी जी के अंदर ऐसी शक्ति है जो हर चीज को रोके हुए है। हो सकता है कुछ दिन के बाद आपको ये भी सुनने को मिले कि हनुमान जी ने पर्वत को नहीं उठाया था, वो मोदी जी ने उठाया था। वही जो हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, तो ये काम तो मोदी जी ने किया था। तो मोदी जी की जो प्रतिभा है उसको आप कम आंकने की कोशिश ना करें। भारत आज कहीं से भी सुरक्षित है तो सिर्फ मोदी जी की वजह से सुरक्षित है। अब बात है मोदी जी के आंसुओं की कि हर व्यक्ति अपने लोगों के लिए रोता है, जैसा कि मोदी जी भी करते हैं, चाहे वो अखलाक हो, पहलू हो। बेशक उसके लिए गोरक्षक को गुंडा ही बता देना क्यों ना पड़े। आपको पता है कि हर व्यक्ति अपने लोगों के लिए रोता है, वो भी एक इंसान है। अब माफ कीजिएगा, वो एक महापुरुष है, फिर भी इंसान की तरह रहते हैं तो भावनाएं वैसी आनी लाजमी है, जैसे कि गुलाम नबी के लिए भी रोते हैं। तो आप गिनकर देख सकते हैं जहां जहां इनके मजहबी भाई लोग होते हैं उनके दुख पर ये रो ही देते हैं, क्योंकि जफर सरेसवाला ने इन्हें बता ही दिया था कि ये वाकई मर्द मुजाहिद है। तो अयूब की बेटी आलिया से बात करके भावुक हो गए, रो पड़े और साथ में घोषणा कर दी कि अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो इन्हें याद करें। मैं सऊदी अरब गया था, वहाँ आंखों का ड्रॉप डाला था तो उसका मुझे असर हो गया, उसकी वजह से विजन लो हो गया। अभी डॉक्टर क्या कहते हैं? अभी उसका कोई उपाय नहीं है, ग्लूकोमा हो गया है। तो अभी जो थोड़ा कुछ बचा है 5% वो टिका रहा है। हम्म। और आपके बेटियों को पढ़ाते हो? हाँ, बेटियां पढ़ती है, एक 12 कक्षा में, एक 8वीं कक्षा में, एक पहली कक्षा में। और जो पहली कक्षा में जो लड़की अगले साल मैंने उसका भर्ती किया है तो आरटी के अनुसार उसका सिलेक्शन हो गया, तो उसका 1 से 8 साल तक सरकार उसको पढ़ाई कराएंगे। अरे वाह। और बाकी 2 बेटियां जो 12वीं वगैरह में पढ़ती हैं उनका कैसा है पढ़ने में? वो दोनों लड़कियों को भी स्कॉलरशिप मिल रहा है हर साल। जब से आप आए हैं सरकार में तब से स्कॉलरशिप मिल रहा है। कितना स्कॉलरशिप मिलता है? वो उनको बड़ी लड़की को 10,000 रुपया और छोटी लड़की को 8,000 रुपया। तो इन बेटियों ने क्या सोचा है, क्या पढ़ करके क्या करना चाहती है? ये बड़ी लड़की का अभी रिजल्ट आया है, अभी 10 बजे वो 80% आया है और डॉक्टर बनना चाहती है। डॉक्टर बनना चाहती है? हाँ जी। है क्या वहाँ आपके साथ बैठी है क्या? साथ में, आप हमारे साथ में बैठी है। कौन है बताओ बेटा, क्या नाम है? आप उनको आशीर्वाद दीजिए सर जी। अरे मेरे आशीर्वाद है। क्या नाम बेटा? आलिया। अच्छा बेटा बताइए, डॉक्टर बनने का मन विचार आया? पापा की प्रॉब्लम को देखकर। उससे नहीं बोला जाएगा, वो थोड़ा भावुक हो गई है। भेज वो थोड़ा भावुक हो गए तो वो नहीं बोल सकेगी सर जी। ऐसा है, बेटी को बिठाने नहीं बोले मगर। हाँ तो भेज दो। बेटी तुम्हारी ये जो संवेदना है ना, वही तुम्हारी ताकत है। अच्छा आपने सबने वैक्सीन ले लिया क्या याकूब जी? हाँ जी। ये वैक्सीन ले लिया? सबने हाँ, वैक्सीनेशन करवा लिया याकूब? हाँ जी, दोनों वैक्सीन लिया मैंने और लड़कियों ने भी लिया है स्कूल में से। तो इस बार ईद कैसे मनाई? रमजान कैसा रहा? बढ़िया रहा सर जी, बहुत अच्छी तरह से मनाया। हाँ, सबसे मनाया। तो ईद में बेटियों को क्या दिया? ईद में उनको पैसा दिया तो कपड़े लाए और उनके जरूरत की चीजें लाए। अच्छा देखिए, ये बेटियों का सपना पूरा करना
हाँ जी सर जी। हाँ, और कुछ कठिनाई हो तो मुझे भी बताना। ठीक है सर जी, ठीक है। देखिए, मैं आयुष जी आपका और आपकी बेटियों का विशेष अभिनंदन करता हूं हाँ कि पहले तो आपने वैक्सीनेशन लगवा दिया, रमजान भी बहुत बढ़िया से मनाया, ईद भी बढ़िया से मनाई, और सरकार की तरफ से जो मदद आपको मिल रही है उसका आप सदुपयोग कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। आप अपने शारीरिक जो पीड़ा है उसको शक्ति में बदल रहे हो, और बेटियों को डॉक्टर बनाना, और बेटी के मन में विचार आना कि पिताजी की इस पीड़ा ने मुझे डॉक्टर बनने की प्रेरणा दी। अरे साहब बहुत ही तो ये मोदी जी उन्हीं लोगों के लिए बने ही हैं। कोई ऐसा मामला आप उठाकर देखिए, जैसे बंगाल की ही बात होती है, तो उस समय इनकी एक कार्यकर्ता थी जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर की थी, सरस्वती जेना, उसका पूरी रात बलात्कार हुआ, हत्या कर दी गई, लेकिन मोदी जी का जुबान नहीं खुला। 2 दिन बाद जम्मू की एक जूम गर्ल का वीडियो वायरल हुआ, जूम क्लासेस से परेशान थी, 48 घंटे के अंदर उसके लिए कानून बन गया। तो मोदी जी अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, बाकी कोई अन्य अपने लोगों का ख्याल नहीं रख पा रहा तो ये उसकी गलती है। अगर वो रखना चाहता तो मोदी जी से सीख सकता है। जब मैं मोदी जी को इस तरह से बिलखते हुए देखा तो मेरे से भी रहा नहीं गया, क्योंकि एक वैश्विक नेता इस तरह से वो रो रहा है तो दुख तो होता ही, आखिरकार हमारे प्रधानमंत्री है। तो याद आ गया वही, दिल घबराता है आंख भर आती है। मतलब सीधी तौर पर कहूं कि मैं तरस कर रह गया कि काश कोई हमारा भी प्रधानमंत्री होता जो किसी हिंदू के मरने पर होता। लेकिन अब मोदी जी, जाहिर सी बात है, उनके लोग हैं तो उनके लोगों का ख्याल तो रखेंगे, उसमें उनकी क्या बुराई है। अब जो नहीं रख पाते उनको सोचना चाहिए। 2 और मामले हैं, जैसे कि ताजमहल का, वो संस्कृति मंत्रालय के खिलाफ याचिका थी, कोर्ट ने फटकार लगाते हुए उसे सुनने से मना कर दिया और कहा कि अगर वाकई तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो तुम पीएचडी करो। मतलब कोर्ट ने आज साबित कर दिया कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तभी कोर्ट जा सकते हैं। तो ज्ञानवापी का भी फैसला आया कि कोर्ट के कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। अगर कोई वीडियोग्राफी काम में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। शायद ये पहला मामला होगा, क्योंकि योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा जब कोर्ट को बोलना पड़े कि आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। वैसे योगी सरकार पहले से एफआईआर दर्ज करा देती है, बुलडोजर चलवा देती है, यहां तक कि पोस्टर भी चिपका देती है, लेकिन इस मामले में कोर्ट को बोलना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कनेक्शन कहां से है। तो कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर ऑर्डर दे रखा है कि कोई भी ऐसा जगह बाकी नहीं रहेगा, अगर कहीं ताले लगे हुए हैं तो ताले तोड़े जाएंगे, लेकिन वीडियोग्राफी हर हाल में होकर रहेगा। शायद ये खबर मोदी जी को हैरान परेशान करे, लेकिन कोर्ट ने फैसला दे दिया तो अब वीडियोग्राफी तो होकर ही रहेगी। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।